वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कैसा है आपका जोश मीटर वो भी बता दीजिएगा। वेलकम टू द वॉरियर सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कराई जा रही है। ये आपके लिए एज अ टेस्ट सीरीज भी हो सकती है, ये आपके लिए एज अ रिवीजन सीरीज भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए। अटेम्प्ट कीजिए हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब आया स्क्रीन पे पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, देखिए करेक्ट है या नहीं। अब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ इसको एज अ रिवीजन सीरीज लेके चलिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे, यहाँ पर उसके साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी बताए जा रहे हैं। तो यार सीरीज को पूरा देखिएगा एंड पूरा प्यार बनाए रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यार मैं किस लाइब्रेरी से एक टकसाल से निकाल कर आपके लिए PYQs लेकर आया हूं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement are usually correct for carbon compounds? These: A are good conductor of heat and electricity, B are poor conductor of electricity, C have strong force of attraction between their molecule, D they do not have strong force of attraction between their molecule। CBSE 2024 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन सही है? A and B and D, या फिर B and C, या फिर A and C? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहले आप ये समझिए कि कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बन कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में एक चीज रहती है कि जो यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है आयोनिक बॉन्ड से कंपैरेटिवली वीक रहता है, यानी कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं वीक बॉन्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पर चार्जेस नहीं होते। जैसे आयोनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर आयंस देते हैं एंड वो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कंडक्ट करने के लिए, बट यहाँ पर वो चीज़ होती नहीं है। इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कौन से स्टेटमेंट्स जो सही हैं, ये स्टेटमेंट सही है ऑप्शन पार्ट बी वाला, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड डी वाला, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, यानी कि बी एंड डी, ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए थम्स अप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं, अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ए इथाइन, बी प्रोपाइन, सी ब्यूटाइन एंड डी बेंजीन। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रोपीन के बीच में एंड कंफ्यूज हो सकते सॉरी प्रोपाइन के बीच में एंड ब्यूटाइन के बीच में। देखिए बोला क्या क्या है पहले उसको समझिए। आपको एक हाइड्रोकार्बन बताना है जिसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो पहला एंड दूसरा, और एक होना चाहिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बाकी आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हो गए ये आपके हाइड्रोजन हो गए। अब इसका नामकरण करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप। यहाँ पर अगर आप देखोगे एन इन आइन क्या यूज करना है, तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन पहले ही पोजीशन पे है, तो हम क्या लिख देंगे? प्रोपाइन, है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कौन सा है? प्रोपाइन। क्या ये चीज क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइन। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटाइन। यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, देखिएगा कार्बन कितने हैं? 4 ना कि 3। कार्बन कितने हैं? 4, है ना। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो दिस इज नॉट प्रोपाइन, इट इज ब्यूटाइन, है ना। केयरफुली क्वेश्चन को देखना है, क्या पूछा गया वही लिखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्यूटाइन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन दिया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है असर्शन वाला? सोप्स डू नॉट फॉर्म लेथर, यानी कि हार्ड वाटर के साथ सोप जो है वो फोम नहीं बनाते, यानी कि लेथर नहीं बनाते। रीजन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हार्ड वाटर हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म स्कम। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सोप जो है हार्ड वाटर के साथ लेथर यानी कि झाग नहीं बनाते हैं। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं।
अब यहाँ पर क्या सही है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी रहेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी रहेगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ लेथर नहीं बनाता है. वहाँ पर हम डिटर्जेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. डिटर्जेंट्स जो है एक बेटर क्लिनजिंग एजेंट रहेगा हार्ड वाटर में एज कम्पेयर टू सोप. यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है. रीज़न भी एकदम सही दिया गया है यहाँ पर कि यार जो सोप है वो क्या करता है, स्कम फॉर्म कर लेता है. क्यों फॉर्म कर लेता है? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रहते हैं, है ना, उसके साथ वो स्कम फॉर्मेशन कर लेता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Consider the structure of the three cyclic carbon compound A, B and C given below and select the correct option from the following. A and C are the isomers of hexane and B is benzene. Okay. Option B, A is an isomer of hexane, B is benzene, C is an isomer of hexene. Okay. Option C, A is saturated cyclic hydrocarbon, B and C are unsaturated cyclic hydrocarbon. D, A is cyclohexane and B and C are the isomers of benzene. तीनों स्ट्रक्चर्स को पहले केयरफुली देखेंगे. मैं जब पहले स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो यार एक चीज़ समझ में आती है कि साइक्लिक है. हालांकि साइक्लिक तो तीनों ही स्ट्रक्चर्स हैं ए बी एंड सी, बट ए जब मैं देखता हूँ साइक्लिक है बट सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है. बी को जब मैं देखता हूँ तो वो भी साइक्लिक कंपाउंड है बट वहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड है. हालांकि बी को आप बेंजीन भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, वो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. सी की अगर बात करेंगे वो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेशन वहां पर भी है, बट बी एंड सी जो है आप ये नहीं कह सकते कि आइसोमर्स हैं. क्यों? अगर मैं देखता हूं कि बी वाले स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड है तो सी वाले स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड होते हैं 2 ही हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो डिफर हो जाएंगे. यानी कि ये आइसोमर्स तो नहीं है ना, बी एंड सी आइसोमर्स नहीं है. एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो ए वाला पार्ट है वो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है. बी वाला जो पार्ट है और सी वाला जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा. काफी बढ़िया क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है. क्वेश्चन को पढ़ना है ना, फिर ऑप्शंस को पढ़ना है. 2 से 3 ऑप्शंस आपको ऐसा लगेंगे कि यार ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन केयरफुली एलिमिनेट करना है ना. आपको देखिए यहाँ क्या बोला गया था ए में कि ए और सी आइसोमर्स हैं हेक्सेन के. आइसोमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रहती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. अब ए तो जो है वो हो सकता है हेक्सेन का आइसोमर, बट मैं सी की बात करूंगा तो वो कैसे हेक्सेन का आइसोमर होगा? यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. अब अगर मैं बी को देखता तो ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, चलिए एक्सेप्टेबल. बी बेंजीन है, एक्सेप्टेबल. सी जो बोला गया है वो आइसोमर्स बेंजीन का बोला गया है, सॉरी हेक्सीन का बोला गया है, बट हेक्सीन का कैसे होगा यार? यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है सी वाले स्ट्रक्चर में, वो भी पॉसिबल नहीं है. डी में जब मैं देखता हूँ ए साइक्लोहेक्सेन, बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, तो अगर मैं बी को देखता हूँ तो वो तो बेंजीन का आइसोमर्स आई कैन एक्सेप्ट, बट सी 2 ही बॉन्ड है, नहीं हो सकता, है ना. चलिए ये चीज क्लियर है. चलिए आगे बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपाउंड X हैज अ फॉर्मूला C3H6, इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, राइट द केमिकल नेम ऑफ X. यहाँ पर सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. देखिए जब भी ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है यानी कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ना. तो यहाँ पर हिंट क्या है कि भैया आपका जो भी कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना. स्पेसिफिकली यहाँ डबल बॉन्ड है. अब C3H6 है, हमने ये पढ़ा था कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. मैं यहाँ देखता हूँ गिवन क्या है C3H6, यानी कि ये भी क्या होगा, अल्कीन होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है. रूट वर्ड इस केस में क्या होगा, प्रोप, एंड अल्कीन है तो इन, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन. तो यहाँ पर केमिकल नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड X का, प्रोप इन. क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन
चेंज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। हमने ये चीज़ देखी थी कि यार अगर मैं एक होमोलोगस सीरीज देखता हूँ, उस होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। इसके पीछे का रीज़न देखना है। एक चीज़ समझिए कि भाई होमोलोगस सीरीज में हो क्या रहा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ेंगे, है ना। कार्बन एटम बढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे, यानी कि उनके न्यूक्लियस जो है वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी तो बढ़ रहा होगा। अगर भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि भैया जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, है ना। मेल्ट करने में, बॉईल करने में टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, है ना। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है क्यों बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्या ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ब्यूटेन का बनाना है एंड साइक्लोहेक्सेन का बनाना है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 कार्बन बना देते हैं, है ना। 6 कार्बन बना रहे हैं हम। ओके, ये यहाँ पे वापस से बना लेते हैं इसको। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 2 1 2, है ना। साइक्लोहेक्सेन है, चलो साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए ये तो क्या हो गया, आपके रिंग बन गए। अब दो दो हाइड्रोजन होंगे दोनों में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, है ना। ये आपका क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन बोला गया था, हेक्सीन नहीं बोला गया था। हेक्सीन बोलते तो एक जगह आपका डबल बॉन्ड आता। क्लियर है? यहाँ देखोगे हर कार्बन 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है एंड 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये चीज़ क्लियर है। ब्यूटेन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा? बात अगर ब्यूटेन की जाए, 4 कार्बन होंगे सिंगल ही, है ना। सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। 4 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 नहीं बनाने, 4 ही बनाने हैं। एंड फिर हर कार्बन एटम के साथ, हर हाइड्रोजन एटम के साथ 3 बॉन्ड, 1 2 3। चलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या ये चीज़ क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन का भी बना दिया, ब्यूटेन का भी बना दिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एंड कितनी शेयरिंग उनके बीच में हो रही है, वो आपको यहाँ पर केयरफुली रिप्रेजेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। ए मीथेन, बी प्रोपेन। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा जब अल्केन है तो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज CnH2n+2। जब मैं मैथ की बात करता हूँ तो n की वैल्यू मैथ के लिए क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? CH4, है ना। फर्स्ट के केस में CH4 हो जाएगा। जब मैं प्रॉप की बात करता हूँ n की वैल्यू क्या हो जाती है? 3, यानी कि ये क्या हो गया? C3H8। C3H8 प्रोपेन का हो गया, CH4 मीथेन का हो गया। अब ये बोला गया है कार्बन कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। देखिए 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि यार मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो कहीं आप ये मत समझ लेना कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जनरली कम होता है, बट कम में भी तो धीरे धीरे वो इंक्रीज हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। लो इसीलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उन एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होता है जब हम आयोनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे कंपेयर करते हैं। दैट इज द रीजन कि कार्बन कंपाउंड में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। राइट द molecular formula of second and third member of homologous series whose first member is ethyne।
एक बार बता देता हूँ होमोलोगस सीरीज होता क्या है। होमोलोगस सीरीज ऐसा सीरीज होता है मेंबर्स का जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो अल्केन की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, सॉरी, वो अल्कीन की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, वो अल्काइन की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, वो अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, वो एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज हो सकती है। एक चीज़ सेम रहेगा कि भैया यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहेगी। अब इथाइन कौन सी फैमिली का है भैया? अल्काइन का है। अल्काइन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ही नहीं होता भैया, ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है इथाइन, है ना, इथाइन। अगर n इज इक्वल टू 3 हो गया तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉप, है ना, प्रॉप एंड सफिक्स प्रोपाइन। n इज इक्वल टू 4 क्या हो गया? ब्यूट एंड वो ब्यूटाइन। तो ये आपका सेकंड मेंबर हो गया और ये आपका थर्ड मेंबर हो गया, और इथाइन इज योर फर्स्ट मेंबर। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है यार। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूट वर्ड क्या है। अगर मैं पहले वाले को देखता हूँ तो CH3 CH2OH, कितने कार्बन है? 2। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एथ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है भाई कौन सा है? अल्कोहल। सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। ओके, यहाँ पर कोई अनसेचुरेशन है नहीं, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। तो आपका कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? एथ एन ऑल। बट यहाँ से ई जो है वो हटेगा, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, क्योंकि दो वेवल्स जो है साथ में नहीं होते हैं। सेकेंड वाले केस में अगर हम बात करते हैं CH3CHO में, CH3CHO, अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप देखेंगे तो वो 2 हो जाता है। रूट वर्ड आप यूज करोगे एथ, है ना। प्राइमरी सफिक्स अगर आप यूज करोगे दैट इज एन, क्योंकि और अनसेचुरेशन है नहीं, तो इथेन। और FG फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो क्या है? अल। सो इट इज बेसिकली इथेन, यूज नहीं करेंगे, इथेनल। नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। क्या ये चीज़ क्लियर है? पहले वाले का हो जाएगा इथेनॉल, दूसरे वाले का हो जाएगा इथेनल, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए पूछा गया है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। पार्ट बी पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स in terms of molecular mass and in terms of number and kind of atom per molecule। ओके, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, होमोलोगस सीरीज यानी कि सीरीज ऐसे मेंबर्स की जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अब पूछा गया डिफरेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। देखिए, किसी भी एक फैमिली को पकड़ लेते हैं हम। किसको पकड़ रहे हैं? अल्केन फैमिली को पकड़ रहे हैं। तो इथेन को पकड़ लो, C2H6 एंड C2H6 हो गया, और क्या हो गया? CH4 हो गया। यहाँ अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो कितना हो रहा है? 16, और यहाँ देख रहे हैं तो कितना हो रहा है? 30। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 माइनस 16, और ये डिफरेंस आ रहा है 14 U का। क्या ये चीज़ क्लियर है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 U का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स में देखूंगा तो कार्बन के 1 है, यहाँ देखोगे कार्बन के 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 का डिफरेंस। 6 हाइड्रोजन के, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स में भी देखने जाते हो तो ये जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट्स का आ रहा है। कितने का आ रहा है? CH2 यूनिट्स का आ रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? CBSE 2022 में पूछा गया था। चलिए, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है? 2 carbon compound X and Y have molecular formula C4H8 and C5H12 respectively. Which one is the most likely to show addition reaction? Justify your answer. Also give the chemical equation to explain the process of addition reaction in this case। दो कंपाउंड आपको दिए गए थे, C4H8 एंड C5H12। देखिए, एक चीज अगर आप यहाँ से देखेंगे, जनरल फॉर्मूला अगर आप देखते हैं, अल्केन का होता है CnH2n+2, है ना, जो कि ये कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है। और अल्कीन का होता है CnH2n, जो कि ये कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक अल्केन होगा और एक अल्कीन होगा। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? जो अनसैचुरेटेड है, यानी कि अल्कीन दे देंगे, तो एडिशन रिएक्शन इस केस में कौन सा दे रहा होगा? ये कंपाउंड दे रहा होगा, है ना। अब एडिशन रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है कैसे हो रहा होगा। तो भैया C4H8 है प्लस H2, रिएक्शन निकल, प्लेटिनम, पैलेडीनियम,
तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, सारे ही C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, यानी कि सारे डबल बॉन्ड्स जो होंगे जितने भी प्रेजेंट हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हमने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन भी जो है वो भी लिख दी है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, सॉरी, हमने ये बोला कि विच वन ऑफ द इज एडिशन रिएक्शन कौन सा शो कर रहा है। यहाँ पर दूसरा वाला जो रहेगा जिसमें अल्केन है वो क्यों एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं। अल्कीन में एडिशन हो सकता है, अल्काइन में हो सकता है, बट अल्केन में नहीं हो सकता, इसलिए जो दूसरा वाला है वो आपका एडिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। Draw two different possible structures of a saturated hydrocarbon having 4 carbon atom in its molecule. What are these two structure of the hydrocarbon having same molecular formula called? Write the molecular formula and the common name of this compound. Also write the molecular formula of the alkyne. देखिए ये चीज़ समझिए कि आपको दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका बनाना है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। भाई ये देखिए दो यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। सबसे पहली चीज़ कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, सबसे पहली चीज़ ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और दूसरी चीज़ कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन एटम है, ठीक है, कितने कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 4 कार्बन, अब ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर अगर आप देखें तो ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है ना। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, और ऐसे दो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे कि दे आर आइसोमर्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पर हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें वो कहाँ से मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है ब्यूटेन से, ठीक है, सॉरी ब्यूटेन से मिल रहा है ना, ब्यूटेन से मिल रहा है। ये अगर करेंटली देखा जाए तो ब्यूटेन है, एंड वो क्या हो जाएगा, उसका अलग से आप नामकरण कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कॉमन नेम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमन नेम भी लिखना है, और क्या लिखना है, नेम भी लिखना है, और ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ही था, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन एस्टर हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2. Write its structural formula. What happens when the ester is heated in the presence of sodium hydroxide solution, and write the balanced chemical equation for the reaction and name the product. यहाँ पर एक एस्टर दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8O2, यानी कि वो क्या हो सकता है, CH3, ओके, CH2, C4H8O2, write its structural formula and what, ओके, तो ये हो गया CH3, CH2, COO, CH3, राइट। ये आपका हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 2 5 3 8, सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट्स 2, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एस्टर। अब इस एस्टर को अगर आप हीट करते हैं बेस में तो क्या होगा, आपको आपका एसिड एंड वो वापस से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जब एस्टर की रिएक्शन होती है तो आपको वापस से क्या मिल जाता है, आपको वापस से एसिड्स का सॉल्ट मिल जाता है, यानी कि CH3 CH2 CONA प्लस आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, यानी कि CH3OH। क्या ये चीज़ क्लियर है कि यार एस्टर कब बनेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, है ना। एसिडिक एनवायरनमेंट में एस्टर बना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, उसको जब आप वापस से बेस के साथ करोगे तो एसिड वापस से मिल जाएगा, अल्कोहल वापस से मिल जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट,
सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्बन कंपाउंड X turn blue litmus to red and has a molecular formula C2H4O2. Identify X and draw its structure. Write the chemical equation for the reaction and the name of the product form in each case when X reacts with ethanol in presence of concentrated H2SO4 एंड बी सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं देखता हूँ कि कार्बन कंपाउंड है जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है ना, इस हिंट को पहले कैच करो कि ब्लू से अगर रेड होता है यानी कि उस सब्सटेंस के नेचर के बारे में क्या कह सकते हो कि वो एसिडिक इन नेचर है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 दे रखा है तो ये फिर CH3COOH होगा, दैट इज इथेनोइक एसिड हो सकता है, और ये इथेनोइक एसिड ही है। तो भैया हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH3COOH, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है। अब क्या पूछा गया है, केमिकल इक्वेशन जब X जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ CH3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल दिस इज C2H5OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिडिक एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जिसे आप एस्टर का नाम देते हैं, और साथ ही साथ H2O आपको मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड। एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हमने चैप्टर 2 में भी देखा था कि एसिड और मेटल कार्बोनेट का अगर रिएक्शन होता है, सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है एंड H2O मिलता है। तो अब अगर आप CH3COOH को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। अब आप यहाँ पर बैलेंस जो है इक्वेशन को कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। बैलेंसिंग आप कर लोगे, टास्क आपका है बैलेंस करने का। ये चीज़ क्लियर हो गई। पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन जहाँ पर आपको एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिल रहा हो, ठीक है, तो वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। और फिर आपका एसिटिक एसिड जो है बेस यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ओके, एंड ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का अगर हम लिखेंगे तो दैट इज C6H6 हो जाएगा, है ना। आप अल्कीन समझिए, C6H12 मत लिखिएगा, बेंजीन इज अ स्पेशल केस, फॉर्मूला होगा इसका C6H6। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होगा, वापस से यहाँ बना देते हैं स्ट्रक्चर को, ओके। ओके कुछ इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर रहेगा। सिंगल बॉन्ड अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो सिंगल बॉन्ड जो है वो कितने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर आपको काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे एक ये 7, ये एक 8 और ये एक 9, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तो वो रहेंगे कितने, 9, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ तो वो कितने होंगे, 3। और विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्काइंस। अल्काइंस किसे कहा जाता है भाई, अल्काइंस उसे कहा जाता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या नाम देंगे, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये तो भैया अल्काइन है, अल्काइन फैमिली का एक मेंबर है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why should we prefer vegetable oils over animal fats for cooking food? Give a balanced chemical equation for the reaction for hydrogenation of vegetable oil. Name the catalyst used in the reaction. देखिए वेजिटेबल ऑयल क्यों प्रेफर करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कंपैरेटिवली हेल्दी ऑप्शन रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं,
बट अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड फैट्स की, तो ये हेल्थ को डिग्रेड करेंगे, है ना, हार्ट इश्यूज़ को इंक्रीज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेंगे, इसलिए वी शुड डिपेंडेंट ऑन द वेजिटेबल ऑयल एज कंपेयर टू द एनिमल फैट्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पर आपका क्या इक्वेशन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है, तो आपने क्या लिया है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का जब आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, कैटलिस्ट रहेगा निकल, प्लेटिनियम या पैलेडिनियम, और आपको क्या मिलेगा, एनिमल फैट मिल रहा होगा, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? इस रिएक्शन को आप समझिए कि आपके पास C2H4 यानी कि इथीन है। इथीन में जब आप H2 ऐड करते हो, कैटलिस्ट सेम लेते हो, निकल, प्लेटिनियम एंड पैलेडिनियम, एंड हीट करते हो, तो क्या मिलता है, C2H6। होता क्या है, डबल बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंस से फ्री हुई होगी, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन से अटैच हो जाते हैं। क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Organic compound P is a constituent of wine. Okay. P on reacting with acidified K2Cr2O7 forms another compound Q. Okay. यहाँ पर इतनी सी ही चीज़ों को पहले ग्रेस्प करो। एक P कंपाउंड है जो कि वाइन्स में यूज़ होता है। वाइन्स में क्या यूज़ होता है, इथेनॉल। तो P तो क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल को जब आपने K2Cr2O7 के साथ कराया तो आपको क्या मिला, Q। तो जब मैंने P का K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे Q मिला। P क्या था, इथेनॉल। और K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए तो C2H5OH, और ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। When a piece of sodium is added to Q, a gas R is evolved. ओके, अब इथेनोइक एसिड में मान लीजिए एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है। इस केस में सॉल्ट क्या हो जाएगा, CH3CONA और H2, है ना। तो गैस कौन सी हो गई, H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि R तो क्या है, H2 हो चुका है, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। तो हमने P का भी क्या लिख दिया है, केमिकल नेम लिख दिया है, इथेनॉल है। ठीक है, मेंशन अनदर यूज ऑफ कंपाउंड। इथेनॉल का बहुत सारा यूज होता है, एज अ गुड सॉल्वेंट यूज होता है, वाइन्स में यूज होता है ना, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक है, अनदर इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द कन्वर्जन ऑफ P to Q। ओके, P से Q का कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है, ये हमने बता दिया कि P से Q का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कि आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिड में कम कर देगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, गिव अ बैलेंस इक्वेशन टू डिपिक्ट द रिएक्शन ऑफ Q विद सोडियम, ऑलरेडी अभी आपको बता चुके हैं। What happens when P is heated with concentrated H2SO4? ओके, P क्या ले रखा था, इथेनॉल था, यानी कि CH3CH2OH। अब इसको अगर आप हीट करते हो 443 केल्विन पे, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए, तो वहाँ पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि अल्कोहल से पानी निकलता है और आपको क्या मिलता है, इथीन मिलता है ना, और साथ ही साथ H2O मिल रहा होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? बैलेंस आप इसे कर सकते हो। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन पार्ट सेकंड, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C4H8 इज हायर देन C3H6 और C2H4। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ पे ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं देखता हूँ तो वो तो भाई इस केस में ज़्यादा है, किसमें, C4H8 वाले केस में ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमने देखा था अभी पिछले ही तो कुछ क्वेश्चंस में पहले देखा था कि अगर आप एक होमोलोगस सीरीज में देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वही रीज़न होता है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस कंपाउंड। देखिए, हमने पढ़ा है कि यार होमोलोगस कंपाउंड में मेंबर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी से चेंज नहीं हो सकती। क्यों चेंज नहीं हो सकती? क्योंकि सेम Fg है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सभी मेंबर्स में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, फोर्थ देखते हैं, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ओके, सबसे पहले अल्डिहाइड लिख देते हैं, दैट इज CH3, ओके,
CH2 CHO, है ना। अब काउंट कीजिए, कार्बन 2 है, 3, 1 2 3, और अब हम क्या काउंट करेंगे, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और ऑक्सीजन भी 1 है। तो अल्डिहाइड तो हमने लिख दिया। कीटोन क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज व्हाट इट इज कीटोन। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 forms a large number of carbon compound estimated to be about 3 millions. Why is this property not exhibited by other element of this group? Explain. अब देखिए यार, कार्बन क्यों करता है, इसके पीछे के दो सिंपल से रीजन है। पहला रीजन हो जाता है कैटिनेशन, ये वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्यों है उसका रीजन है। और दूसरा क्या है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कैटिनेशन क्या है यार, कार्बन ना बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है अपने साथ या दूसरे छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ। एंड दूसरा कि यार कार्बन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शंस खुल जाते हैं कि बाकी एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए वो बहुत सारे वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कैन नॉट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि भैया आप क्यों आइसोमर्स नहीं बना सकते फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज। देखिए फर्स्ट 3 मेंबर में अगर मैं देखूंगा ना, चाहे वो मीथेन की बात करूं, इथेन की बात करूं या फिर प्रोपेन की बात करूं, तो उन केसेस में हम ब्रांचिंग नहीं कर सकते। 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट चेन है। अगर 4 आ जाते हैं अब आप ब्रांचिंग कर सकते हो, है ना। अब आप एक ब्रांचिंग कर सकते हो, इसीलिए फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज में आप आइसोमर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X having 2 carbon atom in its molecule and its name is suffixed with all. ओके ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड आपको बताना है, 2 कार्बन एटम है, ऑल। ओके अल्कोहल फैमिली का है, 2 कार्बन एटम है, यानी कि क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। ये चीज़ क्लियर हो गई। What happen when X is heated with, चलिए ये तो आप सभी को पता है, अगर इसे हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, है ना, और टेम्परेचर रहेगा 443 केल्विन से थोड़ा भी ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑल्सो शिदर। ओके यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जब हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा रहे होते हैं तो डिहाइड्रेशन के लिए पहले प्रोटोनेशन कराना होता है, इसलिए एसिडिक इन्वायरमेंट में करा रहे हैं ताकि प्रोटोनेशन हो जाए। जैसे एसिड का एक बार प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर वो H2 वहाँ से निकलता है और आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल से अल्कीन मिल जाता है। ठीक है। थर्ड, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन अबो। आपको क्या करना है, नेम बताना है एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो कौन सा है भैया, हाइड्रोकार्बन अल्कीन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। ओके क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CBSE 23 में पूछा गया है कि एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, है ना, बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ओके ऑन ईटिंग A विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड B। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई है, A अगर एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल ही 443 केल्विन पे डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बनाता है। ठीक है, द ओके कंपाउंड बी बना रहा है और बी का मोलिकुलर मास 28U दे रखा है। 28U अगर दे रखा है और वो भी अल्कीन के लिए दे रखा है, तो मैक्सिमम वहाँ पर आपका अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, इथीन का C2H4। अब इसका मास अगर मैं देखूंगा तो 12 कार्बन का हो रहा है, 12 तो 24 और 4 इसका 28। अब ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि भैया बी तो क्या है, इथीन है। अब इथीन किससे बना होगा, इथेनॉल से ही बना होगा, और इथेनॉल अगर रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 से और ये रिएक्शन 443 केल्विन पे हो रही होगी, तो आपको क्या मिलेगा, इथीन। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? ये CH2, ये भी CH2। क्या ये चीज़ क्लियर है? वापस से इसको यहाँ बना देते हैं। चलिए चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है
ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारा ए क्या है, बी क्या है। द कंपाउंड बी ऑन एडिशन, ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है कंपाउंड बी में, ये तो आपका हो गया कंपाउंड ए, यहाँ लिख देते हैं कंपाउंड ए, कंपाउंड बी। अब इस कंपाउंड बी में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, है ना, और कैटलिस्ट निकल हो जाएंगे, प्लेटिनम हो जाएंगे एंड पैलेडीनियम हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ओके, ए बी सी तीनों आइडेंटिफाई कर लिए हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी, वो भी दिखा दिया है। व्हाट विल हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो कंबशन, ओके, कंपाउंड सी, ये आपका कंपाउंड सी है, इसका कंबशन यानी कि C2H6 का कंबशन, कंबशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, तो क्या मिलेगा, हर केस में बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन में CO2 और H2O ही मिलेगा, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, दैट इज द टास्क फॉर यू। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, CBSE 2023 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अभी देखा था कि यार जो वेजिटेबल ऑयल्स है उससे एनिमल फैट बना रहे हैं। ओके, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। ओके, कंपाउंड ए क्या था, C2H5OH, C2H5OH सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो इस केस में क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, सॉरी सोडियम इथेनोएट नहीं बनेगा, C2H5OH यानी कि अल्कोहल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पर C2H5, ठीक है, ONA मिलेगा और साथ ही में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा जो कि पॉप साउंड के साथ बंद करेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? एक मिस्टेक यहाँ पर ये हुई थी कि आपने बोला यहाँ पर सोडियम इथेनोएट बनेगा, जो कि गलत है। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल व्हेन सोप इज अप्लाई ऑन ऑयली डर्ट। मान लीजिए डर्ट है, तो मिसल्स किस तरीके से होंगे कि उनकी जो टेल होगी वो किस तरफ होगी, जहाँ पर डर्ट है, डर्ट से वो अलाइन हो जाते हैं। तो ये मैं यहाँ मिसल्स बना रहा हूँ जो कि आपके अटैच किससे हैं, इनका हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच्ड होगा डर्ट से, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है आपका। एक अगर मैं सोप की बात करता हूँ, ये मान लीजिए एक सोप है, ये टेल हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये सॉरी हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हाइड्रोफोबिक के साथ अटैच होगा, यानी कि टेल आपका डर्ट के साथ अटैच होगा, और जो आपका हेड है वो किसके साथ अटैच होगा, वो पानी के साथ अलाइन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे जो हेड्स हैं वो पानी की तरफ अलाइंड है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमने क्या बना दिया, मिसल फॉर्मेशन बना दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया था, इन विच टिश्यू द फास्टर रिएक्शन। ओके, फोम का फॉर्मेशन किस में ज़्यादा होगा? तो यार फोम का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे किस में ज़्यादा होगा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y, 10 ml of hard water in each test tube X and Y। ओके, आपने एक में हार्ड वाटर ले लिया है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन एंड इन टेस्ट ट्यूब Y। ठीक है, चलिए, एक में आपने हार्ड वाटर ले लिया है ना, और फिर आप दोनों टेस्ट ट्यूब में जब हार्ड वाटर लेते हो और एक में आप क्या डालते हो, सोप सॉल्यूशन डालते हो, और एक में डिटर्जेंट डालते हो। बेसिकली है क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लिया है, दोनों में हार्ड वाटर है, एक में डिटर्जेंट डालते हैं, एक में आप सोप सॉल्यूशन डालते हैं। पूछा गया है कि भैया यहाँ पर ना झाग किस में पहले बनेगा, फोम किस में पहले बनेगा, तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी रखी है कि फोम तो पहले डिटर्जेंट में ही बनेगा, स्कम बन जाता है सोप के केस में। तो ऑप्शन सी का, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी या क्वेश्चन 2 बोल सकते हैं, पार्ट 2, कि किस टेस्ट ट्यूब में कड़ी सॉलिड फॉर्म होगा, तो वो आपका हो गया वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने क्या डाला था, सोप डाला था हार्ड वाटर में, वहाँ पर स्कम फॉर्मेशन हो गया होगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Ethanol, commonly known as alcohol, and is an important carbon compound widely used in industries, hospitals, etc. Okay, because it is very good solvent, it is used such as in medicines, cough syrups, tincture of iodine, and many tonics. As it is a cleaner fuel, ethanol is used as additive, and in few countries, okay, and in few countries जो यहाँ इथेनॉल होता है वो पेट्रोल में एज अ एडिटिव यूज होता है, डेवलप कंट्रीज में मोस्टली। ओके, इथेनॉल का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखना है तो C2H5OH हो गया। स्ट्रक्चर एक बार आप दिखा सकते हो C2H5OH का कि भाई कार्बन कार्बन H और यहाँ पर एक OH। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, है ना,
इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल को जब आप बर्न करोगे, इथेनॉल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या मिलता है, CO2 एंड H2O मिलता है, और साथ ही साथ काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू वार्म इथेनॉल। ये तो बार बार बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है, अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एसिड में, तो इथेनॉल से आपको क्या मिल रहा होगा, इथेनोइक एसिड, है ना। तो इथेनोइक एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। एंड स्टेट द रोल। भाई यहाँ पर 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट का रोल क्या है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड। भाई 2-3 बार बता चुके हैं, तो ये एज अ टास्क रहेगा, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। 2-3 बार कर चुके हैं सेम ही क्वेश्चन को, कि आपने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल से इथीन बनेगा अगर 443 केल्विन में आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हो तो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। देखिए इथेनॉल और मिथाइल इथेनोएट, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है। इथेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज OH, यानी कि अल्कोहल ग्रुप रहता है। मिथाइल इथेनोएट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एस्टर। इसलिए इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। अगर ये एक ही फैमिली के होते तो इनका जो अगर एक फैमिली के होते तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती वो भी सेम होती, बट वो है नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, है ना। चलिए पार्ट बी पे आते हैं। मिथाइल इथेनोएट इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। एस्टर फॉर्मेशन, मिथाइल इथेनोएट क्या है, एस्टर है। एस्टर फॉर्मेशन में ही मैंने एक चीज़ बता दी थी, क्लियर कर दी थी कि एस्टर जो है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है ना। चलिए ऑप्शन सी, ethanol is converted to ethene when excess of concentrated H2SO4 is added, justify with the help of the reaction। ये हमने कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 बार यहीं आ चुका है, तो एग्जाम में रिपीट होने की जो इसके चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो पढ़िएगा, थोड़ा सा स्मार्ट रहिए। एस्टर का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है ना, वो भी याद करके जाइएगा, उसके चांसेस भी बहुत ब्राइट है ना, तो वो भी एकदम पक्के से याद करके जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। ब्रोमीन वाटर का एक रेडिश ब्राउन कलर आता है, बट जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें डालते हैं तो वो उसे डीकलराइज कर देता है। बी, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथीन बर्न्स इन द एयर। ओके, इथीन को आपने, इथेन को किया, इथीन नहीं है, इथेन है, C2H6 है, इसको एयर में बर्न किया तो आपको क्या मिला, CO2 प्लस H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप हीट करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और H2O ही मिलेगा। बैलेंस आप अगेन खुद कर सकते हो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन शोइंग टू टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग liberated। ओके, why the preparation between methane and chlorine in the presence of sunlight is considered a substitution reaction। एक सिंपल सी बात है कि CH4 Cl2 के साथ है ना, लाइट है, तो आपको क्या मिलता है, CH3Cl। ठीक है, अब इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, Cl में, है ना। लाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, Cl2 का ब्रेक होगा, वहाँ पर एक क्या मिलेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा, एंड देन वहाँ से रिएक्शन प्रोसीड होती है। आपको इतना समझना है कि यहाँ पे क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट करना है भैया। इथीन हाइड्रोजन के साथ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH3CH3, यहाँ पर CH3CONA, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। CH3CH2OH। ओके, यहाँ पर अगर आप हीट करेंगे इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 में तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इथीन मिल जाएगा, दैट इज, इसका यहाँ लिख देता हूँ, इथीन CH2CH2। इस केस में आपको HCOONA मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर वापस से आप अल्कोहल को ही हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, CH3, है ना, CH3
ओके, यहाँ पर आपने क्या किया है, अल्कोहल को हीट किया है तो इथीन मिलेगा, नॉट CH3 मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा CH2। ओके, यहाँ पर हीट है तो अल्कोहल को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CH2। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए चलिए, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 3 अनलेबल्ड टेस्ट ट्यूब है, एक में इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, सोडियम नहीं, सोप सॉल्यूशन है। आपको मेथड बताना है ताकि आप तीनों टेस्ट ट्यूब में कंफर्म कर सके कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इथेनोइक एसिड है तो मैं क्या करूँगा, ब्लू लिटमस पेपर डालूंगा, रेड हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन में जब मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगा, ब्लू हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा इजीली इथेनॉल वाला सॉल्यूशन कौन सा है ना, और आपका सोप सॉल्यूशन कौन सा है, सॉरी इथेनोइक एसिड वाला सॉल्यूशन कौन सा है और आपका सोप सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, इथेनॉल के लिए तो मैं क्या करूँगा, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा सकता हूँ, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा एक यहाँ पर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, इस टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है? चलिए, गिव द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप्स आर यूज्ड विथ हार्ड वाटर। ओके, स्कम फॉर्मेशन की बात करते हैं हार्ड वाटर के साथ। यार हार्ड वाटर में मैंने पहले ही बताया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, और सोप क्या होता है, उनके साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके एक कर्डी पीपीटी बना लेता है, जिसे आप स्कम कहते हो, है ना। इसलिए भाई सोप को आप हार्ड वाटर के लिए यूज़ नहीं करते हो। क्या चीज़ क्लियर है यार? अगर ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो, इस सीरीज से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ की, जो कि लाइफ प्रोसेस की होने वाली है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।